नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस समय हम लोग क्रैश कोर्स को कर रहे हैं और आज जो हमारी क्लास है वो किसकी है? एनवायरमेंट की है। और 2-3 लेक्चर ऑलरेडी जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। साथ ही साथ में अगर आप इस समय वीडियो पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से जो है आप जो क्रैश कोर्स आपका चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके शेड्यूल को आप लोग जो है क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए और जो है अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं, जो कि डेली जो है आपको शाम को 7:30 से लेकर के 8:30-9 के बीच में उपलब्ध कराई जाती है। राइट, तो चलिए फिर हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बेसिकली जो एनवायरमेंट क्लास है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारे 3 बड़े टॉपिक हैं जो कि न सिर्फ आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बल्कि पीसीएस या यूपीएससी या किसी भी अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में वहां पर आपके मुख्य परीक्षा में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ में अगर आप साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू देंगे तो वहां पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बेसिकली इन टॉपिक से आपके एसए में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप तैयारी आरओ की कर रहे होंगे या आप तैयारी पीसीएस की कर रहे होंगे या फिर आपका फोकस यूपीएससी या फिर कोई अदर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन होगा। 3 बड़े टॉपिक हमारे सामने कौन कौन से हैं भाई साहब? 3 टॉपिक हमारे पास हैं। ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग भूमंडलीय तापन भी कहते हैं। दूसरा टॉपिक आपका ओजोन क्षरण का है, जिसे हम लोग ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं, ओजोन छिद्र का क्षय भी बोलते हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। ये तीनों टॉपिक ध्यान से सुनना, मेरी बात को क्लास जरूर देखना, हर हाल में देखना। क्यों? क्योंकि इन तीनों टॉपिक का संबंध आपके किससे है? इन तीनों टॉपिक का संबंध आपके प्री एग्जाम से है। ये टॉपिक आपके मेंस में भी पूछा जाता है, ये टॉपिक आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, कहां पर? ये आपका इंटरव्यू में भी, INTERVIEW। और ये टॉपिक आपके एसए में भी पूछा जाता है। तो 4 जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। आप सोच सकते हैं टॉपिक बहुत आसान है और बहुत आसान टॉपिक को आप बहुत ही कम समय में इसमें बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप किताबों से इस टॉपिक को पढ़ेंगे या फिर आज मेरे द्वारा जो कराया जाएगा लेक्चर, इसको आप बखूबी देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं और इसमें क्या कुछ चीजें और अन्य होती हैं। तो आप लोग को पता होगा कि अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग के सामने लिखा होगा, अब देखो शब्द क्या है? भूमंडलीय तापन, यानी कि पूरे भूमंडल यानी कि एक तरीके से जो पृथ्वी आपकी है इसका गर्म हो जाना ही क्या कहलाता है? भूमंडलीय तापन कहलाता है। यानी कि पृथ्वी जब आपकी गर्म हो, पृथ्वी आपकी गर्म कब होगी इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर हम सीधे तौर पर समझें तो सिंपल सी बात है, जो सूर्य की किरणें आती हैं आपके पृथ्वी पर तो क्या होगा? आपकी धरती गर्म होती है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, जब आप नंगे पांव जो है जमीन पर पैर रखते होंगे तो धरती आपको क्या होती होगी? गर्म महसूस होती होगी। ठीक है, तो वो क्या है? पृथ्वी गर्म रहती है। साथ ही साथ में आपका जो पूरा का पूरा जो वातावरण रहता है वो भी गर्म रहता है, वही भूमंडलीय तापन है। लेकिन ये भूमंडलीय तापन कैसे होता है, कौन कौन सी कारक इसके हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, वो हम आगे समझेंगे। इसके पहले छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो अब आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं। क्या ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन पहले परिभाषा को समझते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय तापन कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी का जो औसत तापमान जो होता है, एक जो एवरेज टेम्परेचर होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैसों के कारण एक खास वृद्धि होती है। दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग और भूमंडलीय तापन। ठीक, आइए आगे देखते हैं हम लोग। और इसके अलावा एक फैक्ट जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वो क्या है कि सर्वप्रथम इसकी संकल्पना अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की जो संकल्पना है इसको 1824 अर्थात 1824 में जोसेफ
फोरियर के द्वारा दी गई थी। तो आपके एग्जाम में यह फैक्ट पूछ सकता है, तुरंत इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, दिमाग कहीं एक्स्ट्रा मत लगाना, ईडीएफ पीडीएफ पर बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाई साहब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं और ये किस तरीके से भूमंडलीय तापमान में अपना इंपैक्ट डालती हैं, अर्थात प्रभाव डालती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, आपके सामने ये 5 जो है बिंदु दिए गए हैं। यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंतर्गत बेसिकली क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। इसके अलावा मीथेन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं। CFC जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम लोग NTO बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा जलवाष्प जिसको हम लोग वाटर वेपर भी बोलते हैं। ये 5 जो गैसेस आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हैं, यही हैं आपकी हरित गृह गैसें। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछता है, यहां से बताइए कि कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन के हिसाब से जो है इसको आपको श्रेणीबद्ध लगाना होता है कि किस गैस का ज्यादा जो है उपयोग ग्रीन हाउस गैस में होता है। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती है जो है आपके भूमंडलीय तापमान के लिए। तो CO2 हो जाएगा, दूसरे पर मीथेन हो जाएगा, फिर थर्ड पे CFC हो जाएगा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, फिर जलवाष्प है। अच्छा, एक बिंदु ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो जलवाष्प है ना, ये बहुत खतरनाक है अपने आप में। ये बेसिकली CO2 से भी हार्मफुल होती है, लेकिन चूंकि जलवाष्प की जो क्वांटिटी है वो आपके वातावरण में कम होती है, इसलिए जलवाष्प कम इंपैक्ट डालती है। बाकी CO2 जो है आपके एनवायरमेंट में ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे गैसेस जो कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट डालती हैं, और इनके क्रम को आप इसी तरीके से क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। यानी कि CO2, फिर CH4, CFC, N2 और वाटर वेपर अर्थात जलवाष्प, इसको क्रम वाइज याद रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली कि जो आपका ये भूमंडलीय तापन या ग्रीन हाउस गैस होता है, ये क्या होता है। आइए हम लोग फटाफट एक जल्दी से इमेज बनाते हैं, जो कि यहां पे बना हुआ है। इसको तो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन एक अलग से हम लोग खुद से एक इमेज ड्रॉ करते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जो भूमंडलीय तापन होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, किस प्रकार से होती है। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, अर्थ सरफेस। और यहां पर हो गया क्या, आपका सुंदर सा प्यारा सा सूरज, जिसको आप लोग सुबह उठ करके क्या करते होगे, इसको आप लोग जो है अर्घ वगैरह भी देते होगे। ठीक है, ये हो गए सूरज। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं सूरज जी बढ़िया तरीके से, और सनरेज यहां से क्या हो रही है, निकल रही है अलग अलग। ठीक, सनरेज। ठीक है, अब देखो, और ये हो गया आपका क्या, एक तरीके से वातावरण पूरा पर क्या हो गया, ये हो गया आपका वातावरण। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहां पर कुछ प्रकार की क्या हैं, गैसेस प्रेजेंट हैं, जैसे कि CO2, जैसे कि CH4, जैसे कि आपका CFC। ये कुछ प्रकार की क्या हैं, गैसेस हैं, जो कि यहां क्या है, आपके क्या है, वातावरण में क्या है, प्रेजेंट हैं। ये क्या है आपका, ये है प्रॉपर आपका वातावरण। ये क्या है, वातावरण है ये। ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं, ये आपका एटमॉस्फेयर है, या फिर इसको वातावरण लिख दीजिए, ये है आपका वातावरण। ठीक है, अब देखो वातावरण में आपके बेसिकली CO2, CH4 और CFC क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब देखो क्या होता है, बेसिकली बात को जरा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझ गए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी आपको। ठीक, यहां से क्या होता है बाबूजी, कि बेसिकली क्या होता है, यहां से यानी कि सन से क्या होगा, सनरेज आएंगी। कैसे, क्या आएंगी, यहां से आएंगी सनरेज, यानी कि सौर विकिरण यहां पर आएगी। ठीक, ये आ गई। ठीक, ये आ गई आपकी सौर विकिरण, और ये आ गई आपकी क्या, सौर विकिरण। देखो ये क्या होंगे, पृथ्वी पर आएंगी। ठीक, तो देखो, तो पृथ्वी पर जब आएंगी तो क्या होंगी, कुछ किरणें क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहां पर आई और इसके बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सीधे वातावरण को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है, यहां पर आई और ये जस्ट क्या हो गई, रिटर्न हो गई, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पर। ठीक, अब देखो, ठीक, यानी कि किरणें आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब सनरेज से जो विकिरण आती है बेसिकली दो रूप में आती है। एक आती है आपकी किसमें,
एक आती है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में और एक आती है किसके फॉर्म में, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में। ठीक, तो जो क्या कहते हैं आपकी जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ये मान लीजिए शॉर्ट वेवलेंथ है, ये शॉर्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये वातावरण से जो है क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें से जो एक किरण आपकी जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली है, क्या लॉन्ग वेवलेंथ वाली है, ये क्या होगी, ये आएगी तो यहां पर, लेकिन क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। क्या होगी, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, बल्कि ये क्या होगी, ये जो है किरणें आपके जो ये CH4 आपका है, ये जो CO2 आपका है, ये CFC है, इसके द्वारा क्या हो जाएंगी, ये जो लॉन्ग वेवलेंथ है ये इन्हीं गैसेस के द्वारा, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, इन्हीं के द्वारा इसका अवशोषण हो जाएगा। किसका, लॉन्ग वेवलेंथ का। और लॉन्ग वेवलेंथ चूंकि गर्म होती हैं, तो अगर इन गैसेस के द्वारा इनका अवशोषण हो जाएगा, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि ये फिर घूम फिरा कर कहां रहेंगी, ये सारी की सारी फिर जो लॉन्ग वेवलेंथ है इसी वातावरण में रह जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि फिर जो पृथ्वी की सतह है यहां से लेकर के पूरा वातावरण क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भूमंडलीय तापन कहेंगे, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। किसके कारण होता है ये होता है जो विभिन्न प्रकार की आपकी ये जो गैसेस यहां पर प्रेजेंट हैं, जो कि किसके फॉर्म में है, ग्रीन हाउस गैसेस के फॉर्म में है। कौन कौन सी गैसेस हैं भाई साहब, CO2 है, CH4 है, CFC हो गई। क्या इसको दोबारा मैं समझाऊं, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, आपका ये हो गया आपका जो है एनवायरमेंट, यानी कि ये आपका पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर हो गया एक तरीके से। और इस एटमॉस्फेयर में सूर्य के द्वारा किरणें कुछ आती हैं, विकिरण कुछ आते हैं। सूर्य की विकिरण दो रूप में आती हैं, एक आती है शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में, एक आती है लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में। जब ये किरणें शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में यहां पर आती हैं तो क्या करती हैं, ये पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, टकराकर क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वातावरण के ऊपर चली जाती हैं। जबकि दूसरी ओर जो ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली किरणें होती हैं ये पृथ्वी से टकराती हैं और जैसे ही ऊपर जाती हैं वैसे ही क्या होता है कि यहां पर कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ये गैसेज इन लॉन्ग वेवलेंथ को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और अवशोषण के फलस्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो वातावरण होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सौर विकिरण है तो भाई गर्म तो होगा ही, ठंडा तो होगा नहीं। तो इसी क्रम को क्या कहेंगे, हरित गृह प्रभाव या जो है भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया? और ये जो आपकी ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं, जैसे कि आपका तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, अर्थात बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। इसके अलावा जो आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहां से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। मीथेन आपकी पशु जो है क्या कहते हैं, जो जुगाली पशु करते हैं उससे निकलती है। कृषि संबंधित जो गतिविधियां होती है वहां पर जो है CH4 निकलता है। CFC की अगर बात करें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो बेसिकली किससे होती है, वो आपके जो प्रशीतक होते हैं, यानी कि जो आप ठंडे करने वाले जो यंत्र होते हैं उससे निकलती है। तो इन गैसों का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो हमारी आवश्यकताओं बढ़ने के लिए हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलती हैं। और साथ ही साथ में आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जो वन है उनका हम लोग क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हम लोग तेजी के साथ क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि पेड़ों को कटाई कर रही हैं। और पेड़ों की कटाई करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई साहब, क्या होगा, CO2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा इन लॉन्ग वेवलेंथ का, यानी कि सूर्य की विकिरणों का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। और उसके फलस्वरूप क्या होगा, पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्या ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, वही चीज यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे, इस फिगर के माध्यम से भी जो है दिया गया है। ठीक है, आप यहां पर इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ एक पॉइंट्स को और कि क्या कुछ इसमें हमको पढ़ना है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि आपके सामने लिखी हैं, किस तरीके से ग्रीन हाउस इंपैक्ट होता है वो भी आपने पढ़ लिया। अब देखिए यहां पर कारण क्या है भाई साहब जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग का, तो मैंने पहले ही आपको बताया, औद्योगिकीकरण हो रहा है, यानी कि विभिन्न प्रकार के कल कारखाने लग रहे हैं और उनसे जो है विभिन्न प्रकार की क्या हो रही, जहरीली गैसेस निकल रही हैं। और उन्हीं जहरीली गैसेस में
ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम लोग CO2, CH4 और CFC वगैरह, N2O वगैरह बोलते हैं। ठीक है। दूसरा कारण, जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वृद्धि के कारण हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, रोड बनाएंगे, घर बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो पेड़ है, जो फॉरेस्ट एरिया है, उसको हम लोग कट करेंगे और उससे भी क्या कहते हैं, CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। इसके अलावा वनों की कटाई एक अलग से होता है। हम जो है जो दैनिक उपयोग की जो चीजें होती हैं, दरवाजे खिड़की वगैरह होती है, उसको बनाने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, पेड़ों की कटाई करते हैं। तो ये भी एक यानी कि कारण हो गया, वनों की कटाई का एक कारण हो गया। भौतिक सुख सुविधाएं, ये हमने एक अलग से पॉइंट लिखा है, किताबों में आपको ये नहीं मिलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं से मतलब यह है कि आज जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, उस विकास के क्रम में दरअसल हमें लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने व्यक्तिगत हित का ध्यान रखते हैं, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ ऐसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं और वो आपके लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं। ठीक। इसके अलावा कृषि, जो एग्रीकल्चर होता है, वहां से भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। यानी कि जो कृषि, जैसे अगर कहीं पर कोई बहुत बड़ा जो है कूड़े का ढेर रखा है तो वहां पर भी मार्स गैस, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, वो भी निकलती है। इसके अलावा जो पशु होते हैं, जो जुगाली करते हैं ना, जुगाली समझते होंगे आप लोग, जो फेना निकलता रहता है, झाग निकलता रहता है, वहां से भी क्या, जो मुंह से उनके झाग निकलता है, जुगाली इसको बोलते हैं, वहां से भी CH4 का क्या होता है, CH4 वहां से निकलती है। तो कई सारे कारण हैं इसके, किसके, ग्रीन हाउस गैसेस के, कि जहां से ग्रीन हाउस गैस निकलती हैं और वो वातावरण में आती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं आपको। ठीक है। इसके अलावा प्रभाव की अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस जो गैस होगा, इसका यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो आपका भूमंडलीय तापन होगा, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग जब होगा तो पृथ्वी का जो तापमान है, एटमॉस्फेयर क्या होगा, बढ़ेगा। और पृथ्वी के वायुमंडल जो तापमान जब बढ़ेगा तो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट देखने को हाल फिलहाल मिलता है, वो क्या मिलता है कि जो भी आपके ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर जो है क्या होगा कि अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है, क्या, जो आपका एटमॉस्फेयर है, अगर इसका टेंपरेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसके कारण भाई साहब, कारण किसके कारण, CH4 के कारण, किसके कारण, CO2 के कारण, किसके कारण, CFC के कारण। अगर टेंपरेचर पृथ्वी का इस एटमॉस्फेयर का बढ़ेगा तो जो भी आप ग्लेशियर्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लेशियर्स, ये क्या होंगे भाई, गर्म होगा तो सिंपल सी बात है, बर्फ तो पिघलेगी। इसका मतलब ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे और नदी के सहारे कहां आएंगे, नदी के सहारे बेसिकली ये समुद्र में आएंगे। समुद्र का जलस्तर फिर क्या होगा, बढ़ेगा और फिर इससे क्या होगा, जो तटीय इलाके होंगे वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। और सिंपल सी बात है, नदियों का भी जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि नदियों के सहारे बाढ़ जैसी स्थिति होगी और उससे भी एक व्यापक स्तर पर जन धन की क्या होगी, हानि होगी। तो कहने का मतलब यह है कि नदियों के माध्यम से न सिर्फ बाढ़ आएगी बल्कि नदियों के जलस्तर बढ़ने से इसका पानी समुद्र में जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और इससे भी जो तटीय इलाके होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई साहब, डूब जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, इसका प्रभाव रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि जब बहुत ज्यादा एक खास जो एवरेज जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ेगा, अर्थात जब टेम्परेचर इनहांस करेगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइमेट चेंज करते हैं। यानी कि मौसम में क्या होगा, दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, यानी कि मौसम अपने समय पर नहीं आएगा। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि क्या हुआ था, बहुत भीषण, बहुत अथक गर्मी पड़ी थी, जिसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ग्लोबल वार्मिंग था। और आप देख पा रहे होंगे कि आजकल बारिश भी ठीक ठाक नहीं हो पा रही है, यानी कि मौसम में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठंडी अपने समय पर नहीं आ रही है, बरसात अपने समय पर नहीं आ रहा है। तो ये सब क्या, ये फिर क्लाइमेट चेंज है, ये सब जलवायु परिवर्तन है। किसके कारण, भूमंडलीय तापमान के कारण। ठीक। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी क्या होगा, नुकसान होगा। जो आपका इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, पूरे इकोसिस्टम के लिए एक खास टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर उस खास टेम्परेचर से ज्यादा तापमान होगा तो सिंपल सी बात है, जो फूड चेन होगी, जो फूड वेब होगा, जो जीव जंतु होंगे वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे और धीरे धीरे मरेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी जीव जंतु, कोई भी चीजें अगर नुकसान वहां पर करती हैं
तो दिक्कत होगी। भूमंडलीय तापमान से अगर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, अगर उसको भी इंपैक्ट पड़ गया तो पूरी पूरी खाद्य श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, इसके पहले कृषि पर नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो कृषि पर अगर नकारात्मक प्रभाव होगा तो इसी का इंपैक्ट क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। अर्थात अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ता है, तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, उनमें उत्पादन नहीं होगा, उनमें वृद्धि नहीं होगी, अर्थात खाद्यान्न की समस्या होगी। और खाद्यान्न की समस्या अगर किसी एक देश में होती है तो उससे कई अन्य देश प्रभावित होते हैं। और जो ये भूमंडलीय तापन है, न सिर्फ भारत की समस्या है बल्कि कई अन्य देशों की समस्या है। अर्थात जब खाद्यान्न की समस्या होगी, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगी, तो निश्चित रूप से एक मंदी जैसी स्थिति होगी, खाद्यान्न संकट उत्पन्न होगा और बृहद लेवल पर अर्थात पूरे वैश्विक लेवल पर क्या होगा, भूखमरी जैसी संकट आ सकती है। अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी, हमने आपको समझाया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोग भी बढ़ जाएंगे। जब आपके टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उससे भी क्या होता है, बहुत प्रकार की समस्या आपके सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गए सारे क्या प्रभाव आपके, अर्थात ये हो गए आपके इंपैक्ट। इसके अलावा अगर एक पॉइंट और देखें तो कार्बन उत्सर्जन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है, जबकि दूसरा स्थान किसका है, अमेरिका का है। कई बार ये प्रश्न आपके इंटरव्यू पीसीएस में पूछा गया है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गए, कुछ एक फैक्ट हो गए। और यहां पर इमेज के माध्यम से भी अगर आप देख रहे होंगे कि जो आपके दुष्प्रभाव हैं ग्लोबल वार्मिंग के, क्या प्रभाव, तो शक्तिशाली तूफान चक्रवात आएगा, मरुस्थल में वृद्धि होगी। भाई सिंपल सी बात है भाई कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो आपके डेजर्ट वाले एरिया हैं अर्थात जो मरुस्थल है वो बढ़ेंगे। भाई सिंपल सी बात है, पशु पौधे तो मर जाएंगे, सिंपल सी बात, जीव जंतुओं पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो मरुस्थल क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे आपके। ये अपने आप में घातक है। ध्रुवीय तथा सागरीय हिम में कमी आ जाएगी, सागरीय जल स्तर में वृद्धि होगी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में कमी ग्लोबल वार्मिंग से बचाव का एकमात्र उपाय है। यानी कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो उसके लिए आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को कम करिए। यही इसका क्या है, खास उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है आपके सामने चीजें दे रखी हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव में क्या है, अतिरिक्त ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी पर अधिक उष्मा रोकती है। इस अधिक उष्मा से जमीन तथा सागर सतह का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये इमेज एक अच्छी इमेज है, आप चाहें तो इसको अच्छे से बना सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट मैं आपको और यहां पर बता दूं, और वो ये कि CO2 जो होता है ना, ऐसा भी नहीं है कि CO2 आपके एटमॉस्फेयर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। CO2 अगर आपके वायुमंडल में नहीं रहेगा तो क्या होगा, फिर टेम्परेचर बेसिकली क्या होगा ना, आपका बहुत लो चला जाएगा। और अगर एक खास जो टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर होता है पृथ्वी का, वातावरण का आपका, अगर उससे कम अगर जो है क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर चला गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगेगी। और बहुत ठंडी अगर पड़ने लगेगी तो क्या होगा, सिंपल सी बात, तो भी नुकसान है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा है तो भूमंडलीय तापन होगा, इससे हमने आपको नुकसान बता दिया। तो ठीक इसके विपरीत अगर ये CO2 जैसी गैसेस अगर प्रेजेंट नहीं होंगी वातावरण में तो वातावरण का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत डाउन चला जाएगा, उससे भी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, यानी कि एक जो एक एवरेज होता है उसी में इनकी मात्रा, उनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि CO2 अगर प्रेजेंट नहीं होगी, सिंपल सी बात है, पर पेड़ पौधे खाना कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है। और खाना नहीं बना पाएंगे तो पौधे नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं रहेगी, और ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या आप और हम जी पाएंगे, नहीं भाई साहब, सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारे कारण हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने दूसरा टॉपिक है ओजोन क्षरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन। और अगर बात ओजोन की आती है तो ओजोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, O3 भी बोलते हैं, आपको पता होगा, O3 ओजोन को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, यानी कि सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 अर्थात 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। यह फैक्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ ले। ठीक, इसके अलावा ओजोन कहां पाई जाती है, कई बार आपके ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिकली जो ओजोन जो परत आपकी होती है
वो क्या होती है, वो आपके समताप मंडल में, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, वहां पर ये पाई जाती है। देखो कहां पर, ये हो गया आपका ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या है ये है आपका क्षोभ मंडल, ठीक। और ये क्या है, समताप मंडल। यहीं पर क्या होगी, यहीं पर O3 आपकी प्रेजेंट होती है, और इसी समताप मंडल में जो आपके वायवान वगैरह होते हैं वो भी उड़ाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ओजोन कहां पर आ जाती है, तो समताप मंडल पर आ जाती है, और यहीं पर जो आपकी लेयर जो होती है, ओजोन जो होती है, वो यहीं पर प्रेजेंट होती है, एक मोटी लेयर यहां पर होती है, जो क्या करती है, जो आपका सन होता है, ठीक, क्या होता है, जो आपका सन होता है, यहां से जो यूवी रेज होती हैं, इसको ये रोकने का काम करता है। कौन, O3। ये क्या है, ये आपकी यूवी रेज हैं। क्या, यूवी रेज हैं, जिसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी। तो ओजोन छिद्र, कई बार आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि ओजोन में छेद हो रहा है, ओजोन में छेद हो रहा है। भाई साहब, ओजोन में छेद नहीं हो रहा है कि होल हो गया, उसमें यहां से गड्ढा हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है, गड्ढा हो गया। ओजोन छिद्र जस्ट लाइक ए टर्मिनोलॉजी, दैट मींस कि जो आपकी ये ओजोन है, ये अपने आप में क्या है, एक लेयर के फॉर्म में, क्या है, ये एक लेयर के फॉर्म में, एक परत के फॉर्म में है, यहां पर प्रेजेंट है। और जब ये ओजोन कम मात्रा में पाई जाएगी, अर्थात अगर इसकी कंसंट्रेशन O3 की समताप मंडल में कम रहेगी, इसका मतलब यह है कि जो आपकी ये यूवी रेज है वो आसानी से इसको भेदते हुए नीचे आ जाएंगी। सिंपल सी बात है, छेद वोद नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएंगी, ठीक है। यानी कि अगर समताप मंडल में O3 की कंसंट्रेशन अर्थात उसकी मात्रा अगर एक जो एवरेज है उससे अगर कम होंगी, तो यूवी रेज जो है इसको क्रॉस करके कहां पर आ जाएंगी, क्षोभ मंडल तक आ जाएंगी। और क्षोभ मंडल में तो आप रहते हो, तो अगर क्षोभ मंडल में आप रहते हो, पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, इसका मतलब अगर यूवी रेज आपके क्षोभ मंडल में अर्थात समताप मंडल में जो O3 है उसको क्रॉस करके यहां पर पहुंच जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। हमको नौकरी तो दिलाएगी नहीं, हमको क्या करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। और नुकसान किस रूप में पहुंचाएगी, सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, जो स्किन कैंसर होता है, यूवी रेज से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। और अगर यूवी रेज यहां पर आ गई तो बहुत प्रकार के जो जीव जंतु होंगे वो मरना शुरू हो जाएंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, ना सिर्फ मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी। तो ये क्या होंगे, ये बहुत ज्यादा क्या करेगा, इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। किसका, अगर ओजोन की मात्रा कम होती है, कहां पर, समताप मंडल में। इसी को हम लोग ओजोन छिद्र बोलते हैं, किसको, जो पराबैंगनी इसको क्रॉस करके आती हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। और दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका में जो है इसका प्रभाव व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है, ठीक। क्या ये बिंदु आपको समझ में नहीं आया, आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखना कि लगभग जितनी ओजोन होती है, 100% जो ओजोन होती है उसका जो 90%, कितना भाई साहब, 90% जो ओजोन होती है वो आपका समताप मंडल में प्रेजेंट होती है, जबकि इस 100% का 10% जो होती है वो 10% आपके इस ये जो क्षोभ मंडल है यहां पर प्रेजेंट होती है। और O3 को बेसिकली हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस में भी काउंट करते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। यानी कि O3 भी क्या है, हरित गृह जो है क्या है, गैसेस है, यानी कि यह भी दरअसल ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक होती है, ठीक है। तो एक जगह पर क्या है, O3 आपके लिए पॉजिटिव है, एक जगह O3 क्या है आपके लिए नेगेटिव है। अर्थात एक जगह पर समताप मंडल में अगर O3 प्रेजेंट है तो ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जबकि वही O3 जो कि लगभग 10% तक है, अगर वो क्षोभ मंडल में प्रेजेंट है तो ये क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, अर्थात भूमंडलीय तापन में सहायक होती है। क्या ये बिंदु आपके समझ में नहीं आया, आ गया होगा भाई साहब। अगर नहीं आया है तो क्या करिएगा, अपना सर पटकिएगा, मत पटकिएगा, ठीक है, नहीं तो पता चले कि दिक्कत हो जाए। मेरे कहने का मतलब है अगर ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ गया होगा, दिमाग कहीं और होगा तो समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ओजोन समताप मंडल में क्या है, 20 से लेकर के लगभग
35 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है समताप मंडल में वहां पर पाई जाती है। कई कई किताबों में ये 15 से 30, 15 से 35 लगभग इतना लिखा रहता है। एवरेज आप लोग 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक का एरिया मान सकते हैं किसमें, समताप मंडल में। ये आपके प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा गया भाई साहब, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछेगा आपके एग्जाम में, बताइए समताप मंडल में कितने से कितने किलोमीटर के बीच में ओजोन पाई जाती है? आप कहिएगा 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक के बीच में। कहां पर, किस मंडल में? समताप मंडल में। कितने प्रतिशत? 90% तक की ओथरी। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये हमने आपको बता ही दिया कि ओजोन का लगभग 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में, यानी कि जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, वहां पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा समताप मंडल में अवस्थित ओजोन की परत सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं अर्थात जो यूवी रेज हैं उनको अवशोषित कर लेता है, यानी कि ये इसको क्रॉस करने नहीं देता है। ठीक है, ओजोन परत इसको क्या करेगा? रोक लेगा। देखो यहां पर भाई साहब, अगर ओजोन यहां पर है तो इन पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेगी? ये अवशोषित कर लेगी। लेकिन अगर O3 यहां पर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या होगी? तो फिर ये पराबैंगनी किरणें आपके क्षोभ मंडल में आ जाएंगी और नुकसान करेंगी आपको। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है, ओजोन जो क्षरण आपका हो रहा है अर्थात जिसको हम लोग ओजोन डिप्लीशन भी बोलते हैं, अगर ओजोन क्षरण हो रहा है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, यानी कि ओजोन क्षरण का प्रभाव तो सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया कि विभिन्न प्रकार के रोग जो डिजीजेस होंगी वो जो है आना शुरू हो जाएंगे। यूवी रेज बहुत हार्मफुल होती है भाई साहब। ठीक है, अगर कभी आप लोगों ने जूलॉजी में लैब वर्क किया होगा या माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने लैब वर्क किया होगा तो एक LAF होता है, लेमिनार एयर फ्लो इसको बोलते हैं। एक बड़ा सा बॉक्स होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने कभी पिपिट वो क्या कहते हैं पेट्री डिशेस का अगर इस्तेमाल किया होगा जिसमें हम लोग मीडिया बनाते हैं। मीडिया क्या होता है? मीडिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसका खाना होता है, फूड मटेरियल्स होता है। ठीक है, तो मीडिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्री डिशेस को क्या कहते हैं, पेट्री डिशेस को उसको क्लीन करते थे। तो वो LAF में हम लोग करते थे, है ना, जिसमें यूवी रेज निकलती रहती हैं। ठीक है, वहां पर हम लोग उसको क्लीन करते थे जितने बैक्टीरिया हो ताकि किल हो जाए। ठीक है, वो एक अच्छा सा बॉक्स होता है, ऐसा बना रहता है बॉक्स, ऐसे LAF ऐसे होता है। यहाँ पर चेयर लगी होती है, बैठो और यहाँ पर यूवी रेज के बटन को ऑन करो और यहाँ पर पैटेड डिशेस होती हैं ऐसे ऐसे करके गोल गोल। शायद अगर केमिस्ट्री से आपने किया होगा BSc MSc तो अपने पैटेड डिशेस का इस्तेमाल किया होगा। शीशे की होती है, शीशे की प्लेट होती है, ढक्कन ऐसा लगा होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इसमें क्लीन करते हैं, इसमें LAF में। तो यानी कि और अगर वो LAF अगर वो यूवी रेज अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती भाई साहब तो चले जाओगे, राम राम सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, हार्मफुल होती है बहुत ज्यादा। तो अगर यूवी रेज की कुछ खास कंसेंट्रेशन अगर आपके क्षोभ मंडल में अर्थात अगर आपके ट्रोपोस्फीयर में आ जाएगी तो विभिन्न प्रकार के ये रोगों का कारण बनेगी। कौन? यूवी रेजेस, पराबैंगनी किरणें। और सबसे बड़ा कारण किसका बनेगा? त्वचा कैंसर का, स्किन कैंसर का। ठीक, इसके अलावा ये पॉइंट आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने बताया। फिर ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ाएगा, क्योंकि अगर 10% तक की क्वांटिटी अगर क्षोभ मंडल में प्रेजेंट है किसकी? ओजोन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर यही O3 अगर क्षोभ मंडल में प्रेजेंट है तो क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग करेगी। और यही O3 अगर समताप मंडल में है तो ये बचाव करेगी हमारा। ठीक, इसके अलावा कृषि पर नकारात्मक प्रभाव, सिंपल सी बात है भाई कि अगर ओजोन डिप्लीशन होगा तो यूवी रेज नीचे आएंगी और यूवी रेज के माध्यम से ना सिर्फ हमें नुकसान होगा बल्कि जो कृषि हमारी है उसको भी नुकसान होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इट्स वेरी वेरी हार्मफुल रेजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, आंखों की समस्या में वृद्धि होगी। जो आपकी मोतियाबिंद जैसी जो मोतियाबिंद होता है, मोतियाबिंद में भी क्या होगा? नुकसान होगा, यानी कि मोतियाबिंद जैसा जो रोग होता है इसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर कारणों की बात करें कि ओजोन क्षरण का कौन सा कारण है, खासकर कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है आपकी CFC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपैक्ट अगर कोई गैस O3 पर डाल रही है तो वो है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये आपके प्रशीतकों में पाई जाती है मेफ्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि जो आपके AC होते हैं, अलग अलग टाइप के जो आपके बड़े बड़े अन्य जो कंडीशनर जो होते हैं, AC वगैरह होते हैं, या अन्य कोई प्रशीतक होते हैं जो ठंडा करते हैं आपके पूरे रूम को या एरिया को, तो उसमें जो है ये CFC पाई जाती है जो कि O3 को क्या करती है? डिप्लीट करती है, उसका डिप्लीशन करती है, अर्थात ओजोन की परत को क्या करती है? ये कम करती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम इसके ओजोन डिप्लीशन यानी कि ओजोन संरक्षण की अगर हम बात करते हैं कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए, तो उसके लिए वियना कन्वेंशन आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वियना कन्वेंशन 1985 में दरअसल ये आया था
और इसके माध्यम से दरअसल ओजोन क्षण को ओजोन के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए थे। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। आपके सामने जो है कई सारे पॉइंट्स दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा क्या, ओजोन क्षरण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दरअसल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। कब हुआ था ये, 1987 में, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। तो ये दोनों फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो हमने आपको बताया वो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि समताप ओजोन कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में, ओजोन को किससे लिखते हैं, O3 से। ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा प्रयास किया गया था, वियना कन्वेंशन, कब, 1985, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। कोई कहे कि जो समताप मंडल में जो ओजोन पाई जाती है वो उसका जो दायरा होता है वो कितना होता है, तो कहेंगे 20 से लेकर के 35 किलोमीटर तक के बीच में। अगर आपसे कोई कहे कि इसका नुकसान क्या होगा, तो विभिन्न प्रकार के रोग, त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां होंगी। कोई पूछे कारण क्या है इसका, आप कहेंगे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कुछ अन्य गैसें भी होती हैं, बट मुख्यतः जो है CFC होती है। कुछ हाइड्रोजन्स भी होते हैं, बट मेन जो गैस होती है वो CFC होती है। क्या आपको ओजोन डिप्लेशन या ओजोन क्षरण नहीं समझ में आया, अब इसी को आप चाहें तो आराम से डिटेल्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है, एस्से के फॉर्म में भी और नॉर्मली फॉर्म में भी। चलिए अब कुछ हम फैक्ट यहां पर देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको हम लोग फटाफट, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये फैक्ट आपके लिए क्या है भाई साहब, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह फैक्ट कई बार आपके एग्जाम में क्या है, पूछा गया है कि बताइए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आप तुरंत उत्तर देंगे, कहेंगे कि भाई साहब 16 सितंबर को दरअसल विश्व ओजोन दिवस क्या होता है, मनाया जाता है। क्या यह बिंदु आपके समझ में नहीं आया, चलिए इसके आगे। ओजोन परत की माप की अगर बात करें, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ओजोन परत की जो माप होती है वो किससे की जाती है, डाप्सन यूनिट। किससे, डाप्सन यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, डाप्सन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DU भी बोलते हैं, डाप्सन यूनिट, यानी कि डाप्सन इकाई से दरअसल हम लोग ओजोन परत की माप करते हैं। कहां पर पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है, 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के तक के बीच के क्षेत्र में। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, यानी कि वसंत ऋतु में इसकी मोटाई क्या होगी, बसंत ऋतु में मोटाई इसकी सबसे ज्यादा होगी, जबकि वहीं वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई जो होगी क्या होगी, सबसे कम रहती है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए मौसम के अनुसार, यानी कि वसंत ऋतु में और ठंडी में इसकी मोटाई पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आप कहेंगे कि वसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है, जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओजोन को O3 से लिखते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा CFC की मात्रा प्रशीतकों से प्राप्त होती है, अभी हमने आपको बता दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा ओजोन क्षरण की समस्या दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिका के ऊपर है, यह भी हमने आपको शुरुआती पॉइंट्स में भी समझा दिया था, ठीक है। चलो अब आपके सामने एक बड़ा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का। यह बहुत चर्चाओं में रहता है, बहुत ही फेवरेबल टॉपिक है ये, और इस पर जो PhD स्कॉलर्स होते हैं कई बार इस पर उनकी रिसर्च बहुत अच्छी रही है। और जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बड़ा है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक मुद्दा है, उसी तरीके से जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज भी क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। और इस पर अलग अलग कन्वेंशन हुई हैं, अलग अलग जो है समझौते हुए हैं, अलग अलग भारत के स्तर पर भी इस पर प्रयास किया जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए गए हैं, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, किस तरीके से इसके में प्रयास किया जा रहे हैं, ये आपके निबंध के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ में आपके मुख्य परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और प्री में तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो ये टॉपिक बेसिकली आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको समझते हैं। तो अगर हम सीधे तौर पर अगर आपसे कोई कहे कि बताइए भाई साहब जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु, तो कहेंगे यार जलवायु क्या होता है ना। जलवायु मतलब एक तरीके से मौसम, आप इसको अप्रत्यक्ष रूप से समझिए, मौसम, वेदर। यानी कि अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें, यानी कि मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन का सेंस क्या हुआ कि अगर एक दीर्घकालिक समय तक या एक शॉर्ट टर्म में क्या हो कि अगर मौसम में परिवर्तन होना शुरू कर जाए, है ना, मौसम में क्या हो, परिवर्तन हो जाए, यानी कि कभी जाड़ा हो जाए, कभी क्या हो, गर्मी हो जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो इससे क्या होगा कि जो है क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये अपने आप में क्या होगी, समस्या होगी। यानी कि
समय पर क्या हो, वर्षा ना हो, समय पर क्या हो, जाड़ा ना हो, समय पर वसंत ऋतु ना आए, ऋतुओं में मौसमों में परिवर्तन, ऋतु या मौसम में परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। अर्थात जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, ये सब क्या है, यही सब क्या है, जलवायु परिवर्तन है। और इससे बहुत बड़े स्तर पर जो है क्या कहते हैं, हानि होती है वैश्विक लेवल पर, न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक लेवल पर। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा कि किसी क्षेत्र के औसत मौसम में, ठीक है, परिवर्तन को क्या बोलेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। और इसके अगर हम कारणों की बात करते हैं कि बेसिकली बताइए इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है, भूमंडलीय तापन। सिंपल सी बात है, भूमंडलीय तापन यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग हमने आपको बताया कि अगर पृथ्वी का जो तापमान है अगर बढ़ जाएगा एवरेज से, तो सिंपल सी बात है क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओजोन क्षरण, ये चरण नहीं होगा, क्षरण होगा, क्षरण कर लीजिएगा, ओजोन क्षरण। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन यानी कि अगर पराबैंगनी किरणें आएंगी नीचे आपके सौरमंडल में, तो उससे भी एक व्यापक असर होगा। ठीक है, और उसका इंपैक्ट बेसिकली क्या होगा, मौसम पर पड़ेगा, और मौसम पर पड़ेगा तो इसी को क्या कहेंगे, जलवायु परिवर्तन कहेंगे। इसके अलावा शहरीकरण, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, यह भी प्रमुख कारक है। इसके अलावा ज्वालामुखी जो है आपके, वो भी जलवायु परिवर्तन में सहायक है। जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से क्या कोरिलेट करते हैं, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है अपने आप में। ठीक है, और अगर इसके हम आधार की बात करें तो इसका आधार क्या है, जनसंख्या वृद्धि है। सबसे बड़ा कारण भाई साहब पॉपुलेशन ग्रोथ है। सारी समस्याओं की जड़ पॉपुलेशन है, ध्यान रखिएगा, सारी समस्याओं का। भारत जैसे देश में तो ये सबसे बड़ा कारण है। और पॉपुलेशन वृद्धि के साथ में जो इंसान की भौतिकतावादी जो सोच है, जो उसकी थॉट्स है, वो है। तो जैसे जनसंख्या वृद्धि कारण है, ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है कि कई सारे देशों में क्या है, जनसंख्या कम है, लेकिन फिर भी वहां पर जलवायु परिवर्तन की समस्या देखने को मिलती है। अर्थात वहां पर तीव्र औद्योगिकरण है, बहुत फास्ट जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां से विभिन्न प्रकार की गैसेज उत्सर्जित होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, और उससे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये सभी कारण एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है। भूमंडलीय तापन होगा तो फिर क्या होगा, क्या कहते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर जलवायु परिवर्तन होगा। जनसंख्या वृद्धि होगी तो भी क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन होगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से ही क्या होगा, पेड़ कटेंगे, साथ साथ में कंस्ट्रक्शन होगा, विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलेंगी, गैसेस निकलने से भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं तीव्र औद्योगिकरण भी वही कारण है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो तीव्र औद्योगिकरण होगा, फिर विभिन्न प्रकार की गैसें निकलेंगी। तो सब कुछ सारे पॉइंट्स एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट करते हैं, यानी कि अंतर संबंधित हैं सभी टॉपिक एक दूसरे से। और इन्हीं के कारण क्या होता है, आपका जो जलवायु परिवर्तन होता है। और जलवायु परिवर्तन से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपके किसकी, खाद्यान्न समस्या की। खाद्यान्न समस्या, फूड सिक्योरिटी अपने आप में भारत जैसे देश के लिए क्या है, तो चिंताजनक है ये। भाई अगर मौसम अगर सही से नहीं आया तो सिंपल सी बात है कि क्या किसान को फायदा होगा। यानी कि अगर फसल किसान की खड़ी हुई है, पक गई है, उसे काटना है, और बरसात जो है बिना मतलब की आ गई, तो आप बताइए क्या कीजिएगा। या फसल किसान ने लगाया, छोटे छोटे पौधे हो गए हैं, बरसात बहुत ज्यादा हो गई, या बरसात नहीं हुई, फसल सूख जाएगी। अगर बारिश नहीं होगी, बारिश ज्यादा होगी तो फसल डूब जाएगी। तो बारिश अगर ज्यादा हो गई तो भी नुकसान है फसल के डूबने का, बरसात तय समय सीमा पर नहीं हुई तो फसल सूखने का डर है। ओवरऑल मौसम परिवर्तन जो होता है वो बहुत घातक है। ठीक इसी प्रकार से शीत ऋतु में भी है, जो आपकी फसलें होती हैं, रबी फसलें होती हैं, रबी फसलों के लिए अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम हो गया, ठीक है, पाला पड़ने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं गांव में पाला, तो उससे भी फसलें क्या होती है, झुलस जाती हैं। तो मौसम जो परिवर्तन होगा उसका सीधा इंपैक्ट अगर हम कहें तो खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ेगा, अर्थात कृषि व्यवस्था पर पड़ेगा, जिससे खाद्यान्न जो समस्या होगी वो उत्पन्न होगी। और वैश्विक लेवल पर दरअसल क्या होगी, आर्थिक जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन वो क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, और फिर उससे मौद्रिक जो स्फीति होती है वो बढ़ेगी, या मौद्रिक अस्फीति की भी स्थिति आएगी अपने आप में, और क्या होगा, फिर चीजें दिक्कत करेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या, जलवायु परिवर्तन, और ये इसके कुछ प्रमुख क्या कारण। ठीक है, चलिए प्रभाव क्या होगा, प्रभाव भी हमने आपको बता ही दिया है कि वर्षा पैटर्न में बदलाव होगा, यानी कि कभी बरसात
कम होगी, कभी नहीं होगी, कभी बहुत ज्यादा होगी। ज्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगा, नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, ठीक है, और तय समय सीमा पर नहीं होगी। तो ये वर्षा पैटर्न जो होता है उसमें क्या होगी, बदलाव होगी, और समुद्री जल स्तर में वृद्धि होगी। अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो मेल्ट होंगे, पिघलेंगे तो नदी के सहारे जल कहां समुद्र में जाएगा, वहां पर जलस्तर समुद्र का बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो तटीय इलाके जो होंगे वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। खाद्य सुरक्षा पर संकट हमने आपको बता ही दिया, फूड सिक्योरिटी अपने आप में बड़ा चैलेंज हो जाएगा। इसके अलावा जैव विविधता, सिंपल से अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब होगी अपने आप में, यानी कि जैव विविधता को व्यापक स्तर पर क्या होगी, नुकसान होगा, यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे क्या होंगे, धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। अपने आप में इसका नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसके अलावा जंगल की आग में वृद्धि होगी, गर्मी बहुत बढ़ेगी, जलवायु परिवर्तन से गर्मी बहुत बढ़ेगी या ठंडी बहुत बढ़ेगी। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा ही कि इस बार कितनी भीषण गर्मी हुई, तो और भीषण गर्मी हुई तो आपने देखा कि क्या हुआ, उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आग लग गई, हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लग गई, एमपी के जंगलों में आग लग गई। और अगर जंगलों में आग लगती है तो ना सिर्फ जो है इससे जैव विविधता को नुकसान होता है, बल्कि जो है इससे क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप के नुकसान और देखने को मिलते हैं। जीव जंतु नुकसान होगा, पूरी की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी, जंगल खत्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा जो है नुकसान होगा और प्रदूषण भी इससे फैलेगा ओवरऑल, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसके प्रभाव हैं, इसके नकारात्मक प्रभाव हैं इसके, किसके, जलवायु परिवर्तन के। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को लिख करके इसको डिटेल्स में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। आपका उत्तर जो होगा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्या ये सारे बिंदु जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्या आपके सारे बिंदु समझ में नहीं आ रहे हैं? भाई साहब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न आपको, ये तीनों टॉपिक यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, और क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, ये तीन के तीनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको कान खोल करके अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। मेरी बातें थोड़ी सी तीखी रहती हैं, लेकिन आपके लिए ध्यान रखिएगा, आपके लिए जरूरी बहुत होती हैं, क्योंकि इन अगर टॉपिक्स को अगर आज आप नहीं समझोगे, कई बार क्या होता है कि हम चीजों को बहुत आसान समझ करके उसको छोड़ देते हैं, और वहीं से प्रश्न आपके एग्जामिनर अगर पूछ लेगा, आप हक्का बक्का हो जाओगे, गोलगप्पे जैसे बैठ जाओगे, नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है। इसलिए आसान टॉपिक हो या कठिन टॉपिक हो, आपको उसकी पूरा उसका ऑपरेशन करके उसके हर डायमेंशन को आपको समझना है। इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, यानी कि हर एंगल से आप पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब जलवायु परिवर्तन के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किए गए हैं और भारत के स्तर पर भी किए गए हैं, अलग अलग देशों के द्वारा भी किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन, जिसको हम लोग UNFCCC भी बोलते हैं, ये क्या है भाई साहब, इसका गठन बेसिकली रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था, और 50 से अधिक देशों के द्वारा समर्थित यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अब समय 21 मार्च 1994 को क्या हुआ, प्रभावी हुआ। यानी कि यहां पर कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात कही गई, और कई अन्य मुद्दों पर, यानी कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर यहां पर बहस की गई, और उसका जो है निर्णय लिया गया। उस समय 50 देश लगभग थे, इस समय लगभग 150 से लेकर के लगभग 192 देश समथिंग देश इसमें जो है क्या है, सम्मिलित हैं। इसके अलावा पेरिस समझौता आपने सुना होगा, ठीक है, पेरिस समिट आपको पता होगा, बहुत ही बड़ा ये समझौता है, और पेरिस समझौता आपको पता होगा कि बेसिकली 2015 में आया हुआ था, ठीक है। तो पेरिस समिट कई बार चर्चाओं में रहता है, पेरिस समिट में भी कार्बन एक्सक्रीशन को कम करने की बात कही गई थी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसको हम लोग कहते हैं, ये भी फ्रांस और भारत के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय जो आपका ये सौर गठबंधन है, जिसको ISA बोलते हैं, इसको ISA भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें कई सारे देश अब सम्मिलित हो गए हैं। ये भी क्या है, ये जो आपके नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको बढ़ाने की बात कहा जाता है, और इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय हर घर में क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा लगाया जा रहा है, यानी कि वो चीजें ना हो जिससे कार्बन एक्सक्रीशन हो, क्योंकि कार्बन एक्सक्रीशन होगा, सिंपल सी बात है, फिर क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन डिप्रेशन होगा, और उसी से फिर क्या होगा, उसी से फिर जलवायु परिवर्तन होगा। यानी कि कार्बन एक्सक्रीशन को कम करने की बात कही जा रही है आजकल, आपको पता होगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में दरअसल हम लोग SDG जो गोल्स होते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है,
उन सभी को हम लोग फॉलो करने की क्या करते हैं, कोशिश किया करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा फैक्ट हम लोग कुछ देखते हैं, 2 फैक्ट है। तो फैक्ट क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जलवायु परिवर्तन से है। कई बार आपके एग्जाम में फैक्ट पूछा गया कि बताइए क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, आप तुरंत कहेंगे जलवायु परिवर्तन है, अर्थात क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से निपटने के लिए बहस और कई मुद्दों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और कार्बन क्रेडिट क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई देश जो है बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन करता है तो उसमें से जो कुछ मात्रा होती है, अगर क्या कहते हैं उस यूनिट को बचाता है तो वो एक कार्बन क्रेडिट के रूप में जो है उसको मिलता है। और उस कार्बन क्रेडिट का जो रेट होगा वो वहां के बाजार मूल्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में कार्बन क्रेडिट से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है, कार्बन क्रेडिट को आप इस तरीके से समझिए, कार्बन क्रेडिट यानी कि एक तरीके से कार्बन का आप क्या करते हैं, यानी कि जितना आप उत्सर्जन करते हैं उसकी कुछ मात्रा बचा लेते हैं, यानी कि कम करते हैं उत्सर्जन, तो उतना एक कार्बन क्रेडिट कहलाएगा आपका। और उसको बचाने से आपको कई ज्यादा क्या होंगे, लाभ मिलेंगे, आपको पैसा वगैरह मिल जाता है इससे। ठीक है, तो ये क्या है, अपने आप में जो है क्लाइमेट चेंज है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लाइमेट चेंज पर बेसिकली कार्बन उत्सर्जन पर कई बार क्या होता है, विवाद की स्थिति होती है। कैसे विवाद की स्थिति होती है, जैसे कि जो विकसित राष्ट्र जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने क्या है किया है, उन्होंने विकास कर लिया, यानी कि वो अपने विकास के क्रम को पीछे छोड़ करके वो प्रॉपर तरीके से क्या हो गए, डेवलप्ड हो गई हैं, वो विकसित राष्ट्र बन गए हैं। यानी कि उनको जितना कार्बन एक्सक्रीशन करना चाहिए था कर लिया, भरपूर कर लिया, खूब कर लिया, जितना ग्लोबल वार्मिंग फलाना ढिमका होता है सब किया उन्होंने, और अपने आप को क्या कर लिया, विकसित कर लिया। जबकि वहीं दूसरी ओर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये जो राष्ट्र हैं या जो देश हैं ये क्या है, विकासशील हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, ये विकास कर रहे हैं। और विकास के क्रम में निश्चित रूप से क्या होगा कि कार्बन का एक्सक्रीशन तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्री लगेगी और कई अन्य चीजें होंगी, तो सिंपल सी बात है कार्बन एक्सक्रीशन तो होगा। लेकिन इन विकसित राष्ट्रों के द्वारा दरअसल ऐसे राष्ट्रों पर जो है जबरदस्ती की जाती है कि आप कार्बन जो है क्या कहते हैं बहुत कम करो। भाई क्यों कम करें हम, तुमने तो विकास कर लिया। तो इस पर विवाद की स्थिति कई बार रहती है और कई बार क्या कहते हैं इस पर जो है कई सारी जो है चीजें सामने निकल के आती हैं कि भाई उस पर जो है रोक लगा दी गई, इस देश के साथ संबंध खराब हो गए, फलाना ढिमका। कई बार जैसे पेरिस सम्मेलन से अमेरिका का बाहर हो जाना अपने आप में। तो कई मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर के कई बार जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो विकसित जो राष्ट्र हैं वो विकसित राष्ट्र, विकासशील देश जो देश होते हैं, विकासशील जो देश हैं उनको कुछ छूट देनी चाहिए और कार्बन एक्सक्रीशन को कम करने के लिए भी दरअसल फंडिंग की जानी चाहिए। फंडिंग की जा रही है लेकिन बड़े स्तर पर की जानी चाहिए। साथ ही साथ में उनके विकास के जो विकासात्मक योजनाएं हैं उनके लिए भी इन विकसित राष्ट्रों को आगे आना चाहिए और सभी देशों को मिलकर के, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन सभी देशों को मिलकर के जो भी पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनको सुलझाने के साथ साथ में उनके डेवलपमेंट के लिए भी कार्य किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या जो है का निदान होगा, बल्कि इसके साथ ही साथ में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्या का भी निदान जो है किया जा सकेगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं गरीबी को बढ़ाने में सहायक होती है। सिंपल सी बात है, जलवायु परिवर्तन होगा तो फसलें कम होंगी और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे समय कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कई जगहों आपने देखा होगा कि फसल लगी हुई थी जो है और बारिश ज्यादा हो गई, फसल डूब गई, तो इसका सीधा इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है भाई साहब, है ना। इसलिए जलवायु परिवर्तन अगर नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो सीधा असर जो है फूड सिक्योरिटी पर पड़ेगा अपने आप में। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कुछ क्या हो गए पॉइंट्स हो गए जो कि आपके लिए जानना क्या था, जरूरी था। और ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये तीनों बिंदुओं को आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन तो आपके हिस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आज ही जाकर के, चाहे आप आरओ के अभ्यर्थी हों या यूपीएससी के हों या पीसीएस के हों या किसी अदर स्टेट पीसीएस के हों, आज ही जाकर के जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर एक ऐसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसका नुकसान क्या होता है, इसके वैश्विक स्तर पर इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या प्रभाव हैं, क्या इसके
कारण है। इन सारे बिंदुओं पर एक अच्छा सा सुंदर सा एस्से लिख लीजिएगा, इंटरनेट से कंटेंट को और कलेक्ट करिएगा और कर लीजिएगा। एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्या डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, ठीक है। ये मैगजीन बेसिकली बहुत अच्छी है ज्योग्राफी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और कई अन्य मुद्दों के लिए। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन मंथली आती है, आप चाहे तो मंथली ले सकते हैं, या फिर अगर मंथली नहीं ले सकते हैं तो इंटरनेट पर आप सर्च करिएगा डाउन टू अर्थ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़िएगा, आपकी नॉलेज बहुत इनहांस होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास के साथ। आई थिंक अगली क्लास मेरी इकोनॉमिक्स की है, शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा और उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जो है अपनी शक्ति को प्रॉपर तरीके से क्या करिए, लगाइए अपनी पढ़ाई में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सिलेक्शन लेंगे और मैं यही उम्मीद भी आपसे करता हूं कि अगले वर्ष तक एनी हाउ आपका सिलेक्शन पीसीएस के थ्रू एसडीएम पर होगा, या जो आपकी मनचाही पोस्ट होगी उस पर होगा, या फिर अगर आपका फोकस जो है आरओआर पर होगा तो आपका सिलेक्शन आरओआर पर होगा, या आपका जो है टारगेट अगर यूपीएससी है या कोई और एग्जाम है तो उन एग्जाम को क्रैक करेंगे, ऐसे मुझे आपसे उम्मीद है। और आप मेरी उम्मीद पर खरा उतरेंगे, आप मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। इन्हीं बिंदुओं के साथ आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।